प्यारे विद्यार्थियों, दिल्ली सल्तनत मूलतः शक्ति पर आधारित थी, न कि जनता की अनुमति पर। चाहे स्थापना की बात की जाए या सल्तनत के विस्तार की बात की जाए या विभिन्न विद्रोहों के दमन और मंगोल आक्रमण से सुरक्षा की बात की जाए, सब जगह सैनिक शक्ति की आवश्यकता थी। और इस कारण से सल्तनत काल में प्रत्येक सुल्तान ने बड़ी सेना रखने का प्रयास किया। तो आज हम सल्तनत कालीन सैन्य व्यवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार से सेना का गठन किया जाता था, कैसे उनको वेतन दिया जाता था और उनकी भर्ती, निरीक्षण और नियंत्रण की व्यवस्था किस प्रकार से होती थी। इन सब की चर्चा आज हम सैन्य व्यवस्था के अंतर्गत करेंगे। जहाँ तक उस समय के सेना की बात की जाए तो उसमें 4 प्रकार के सैनिक होते थे। प्रथम वे सैनिक जो सुल्तान के अधीन होते थे, जिसको केंद्रीय सेना कहा जाता था और हस्म-ए-कल्ब भी कहकर पुकारा जाता था। इसमें शाही अंगरक्षक, शाही गुलाम और कुछ अन्य सैनिक सम्मिलित होते थे। इस सेना को खास खेल भी पुकारते थे। जैसे अलाउद्दीन खिलजी के समय पैदल सैनिकों के अतिरिक्त लगभग 4,75,000 घुड़सवार हुआ करते थे। इसी प्रकार गयासुद्दीन तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक के समय भी केंद्र में एक बड़ी सेना रखी गई थी। परंतु केंद्र में स्थायी सेना रखने की शुरुआत सर्वप्रथम अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की गई थी। उससे पहले स्थायी सेना नहीं रखी जाती थी। केंद्रीय सेना का नियंत्रण रखने के लिए दीवान-ए-आरिज नामक एक विभाग गठित किया गया था और दीवान-ए-अर्ज नामक विभाग गठित किया गया था और दीवान-ए-आरिज सेना की देखभाल करता था। उसकी भर्ती, संगठन, वेतन विवरण आदि के लिए वो ही उत्तरदायी होता था। हालांकि सल्तनत काल में सेना के प्रशिक्षण के बारे में निश्चित जानकारी नहीं मिलती है कि उसको प्रशिक्षण दिया जाता था या नहीं, परंतु बलबन के समय ऐसे वृतांत मिलते हैं कि बलबन अपने सैनिकों के प्रशिक्षण के लिए शिकार के लिए ले जाता था और शिकार के बहाने उनको शिक्षण प्रदान किया करता था। इस प्रकार से प्रशिक्षण की ज़्यादा व्यवस्था नहीं होती थी। प्रत्येक सैनिक की कुशलता स्वयं अपने परिश्रम और कौशल पर निर्भर करती थी। तो इस प्रकार से सेना का पहला प्रकार केंद्रीय सेना हो गया। सेना का दूसरा प्रकार जो होता था वो प्रांतीय सेना होती थी, जिसके अंदर प्रांतों के अंदर सूबेदार, इक़्तादार आदि के अधीन सैनिक रखे जाते थे। उन सैनिकों की भर्ती, संगठन और वेतन आदि की जिम्मेदारी इक़्तादार या सूबेदार के पास होती थी। हालांकि उस सेना पर नियंत्रण के लिए प्रांतीय आरिज की नियुक्ति होती थी, परंतु मुख्य रूप से सूबेदार ही उसके लिए जिम्मेदार होता था। प्रांतीय सैनिकों के वेतन के लिए सुल्तान के द्वारा इनको जागीर दी जाती थी। कभी कभी नगद वेतन भी दिया जाता था और प्रांत के अंदर शांति व्यवस्था की स्थापना, विद्रोहों का दमन इसी सेना के द्वारा किया जाता था। और जब कभी सुल्तान को आवश्यकता हो तो प्रांतीय सूबेदारों के द्वारा सुल्तान के लिए सैनिक भेजे जाते थे। तीसरे प्रकार की सैनिकों की अगर बात की जाए तो वो युद्ध के समय अस्थायी रूप से भर्ती किए जाते थे और युद्ध के बाद उस सेना का वापस विघटन कर दिया जाता था। अर्थात जब कभी सुल्तान किसी महत्वपूर्ण युद्ध अभियान के लिए जाते थे या विद्रोहों के दमन के लिए जाते थे तो उस समय अस्थायी रूप से सेना की भर्ती की जाती थी और युद्ध के दौरान इनको वेतन और रसद सरकार के द्वारा या राज्य के द्वारा दिया जाता था
और युद्ध खत्म होने के बाद में इस सेना का विघटन कर दिया जाता था। तो इस प्रकार से एक प्रकार से ये अस्थायी सैनिक होते थे। चौथे प्रकार के सैनिक स्वयं सेवक होते थे। दिल्ली सल्तनत के सुल्तान मुस्लिम धर्मावलंबी थे और मुस्लिम धर्म को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने कार्य किया था। इस कारण से जब कभी हिंदू राजाओं के साथ उनका संघर्ष होता था या युद्ध होता था तो कई मुस्लिम नवयुवक सेना में स्वेच्छा से भर्ती हो जाया करते थे और ऐसे सैनिकों को सरकार के द्वारा कोई वेतन नहीं दिया जाता था, बल्कि युद्ध में लूट के सामानों में से कुछ हिस्सा इनको दे दिया जाता था। तो इस प्रकार से सल्तनत काल में 4 प्रकार की सेना होती थी। केंद्रीय सेना, प्रांतीय सेना, युद्ध के समय भर्ती सैनिक और स्वयंसेवक। सेना के अंगों की अगर बात की जाए तो 3 प्रमुख अंग थे उस समय। सबसे पहले घुड़सवार सेना, जो सेना का सबसे महत्वपूर्ण भाग हुआ करता था। घुड़सवार सैनिक को सवार कहा जाता था और 10 सवारों के ऊपर एक नायक, एक सर एक खेल होता था और 10 सर एक खेल पर एक सिपह सालार होता था और 10 सिपह सालारों के ऊपर एक अमीर होता था, 10 अमीरों के ऊपर एक मलिक होता था और 10 मलिकों के ऊपर एक खान होता था। इस प्रकार से दशमलव पद्धति के आधार पर सैनिक संगठन उस समय किया गया था। दूसरा प्रमुख अंग हस्ती सेना, जिसका अध्यक्ष सेना ए पील कहलाता था। हस्ती सेना का भी उस समय युद्ध में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता था। सेना में आगे ही आगे हस्ती सेना होती थी और उसके पीछे फिर पैदल और घुड़सवार सैनिक होते थे। हस्ती सेना रखने का अधिकार केवल सुल्तान के पास ही होता था। प्रांतीय सूबेदार हस्ती सेना नहीं रख सकते थे। इसी प्रकार से पैदल सेना भी होती थी और पैदल सैनिक को पायक कहा जाता था। इस प्रकार से सेना के 3 अंग उस समय हुआ करते थे: घुड़सवार सेना, हस्ती सेना और पैदल सेना। जहाँ तक सैनिकों के वेतन की बात की जाए, सैनिकों को वेतन के बदले भूमि का कुछ क्षेत्र, जिसको इक्ता कहा जाता था, प्रदान किया जाता था और उस क्षेत्र से प्राप्त राजस्व से उनके वेतन की भरपाई की जाती थी। परंतु अलाउद्दीन खिलजी ने नगद वेतन देने की परंपरा की शुरुआत की थी और उसके समय एक कुशल घुड़सवार को 234% वार्षिक वेतन दिया जाता था। मोहम्मद बिन तुगलक के समय 500% वार्षिक वेतन दिया जाता था। जहाँ तक सैनिकों के वेतन की बात की जाए तो वेतन भत्ते समुचित ही नहीं बल्कि बहुत अच्छे थे। सेना में समय समय पर सुधार भी किए गए। सबसे महत्वपूर्ण सुधार बलबन के द्वारा किया गया और सेना पर नियंत्रण के लिए एक अलग विभाग की स्थापना की गई, जिसको दीवान-ए-अर्ज कहा जाता है। इसी प्रकार पहली बार अलाउद्दीन खिलजी ने स्थायी सेना की नींव रखी। चाहे युद्ध हो या नहीं हो, एक सेना, स्थायी सेना का गठन किया जाता था, उसको कभी भंग नहीं किया जाता था। दूसरा, नगद वेतन, अर्थात अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों को नगद वेतन देना शुरू किया। इससे पहले जागीर या इक्ता प्रदान किया जाता था, उससे प्राप्त राजस्व से ही सैनिकों के वेतन की भरपाई होती थी। परंतु अलाउद्दीन खिलजी ने सर्वप्रथम नगद वेतन देने की प्रथा की शुरुआत की। इसी प्रकार से हुलिया नोट करना, अर्थात प्रत्येक सैनिक की पहचान नोट की जाती थी। साथ ही साथ उसके घोड़ों के ऊपर दाग अर्थात चिन्ह भी उकेरा जाता था, ताकि निरीक्षण के समय सैनिक और घुड़सवारों में
भ्रष्टाचार नहीं हो और जिस सैनिक और घुड़सवार को सेना में भर्ती किया गया है वो ही युद्ध अभियान के समय भी रहे, इस प्रकार सुनिश्चित किया जाता था। तो दाग और हुलिया प्रथा की शुरुआत भी सर्वप्रथम अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही की गई थी। इस प्रकार सल्तनत काल में सेना का मुख्य सेनापति वस्तुतः सुल्तान ही हुआ करता था, परंतु कभी कभी वो अपने विश्वास पात्र को मुख्य सेनापति के पद पर नियुक्त करता था। सेना की शक्ति और संगठन बहुत कुछ सुल्तान की व्यक्तिगत योग्यता पर निर्भर करता था। इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक तथा मोहम्मद तुगलक जैसे योग्य सुल्तानों के समय सेना की शक्ति बहुत दृढ़ रही, जबकि दुर्बल शासकों के नेतृत्व में वही सेना दुर्बल हो गई। धन्यवाद।